विश्व जनसंख्या जो है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि कैसे होती है, आइए जाने। यहाँ पर छोटी सी एक पर्चे में जो एक क्वेश्चन में दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। स्वर्ण, स्वर्ण से नहीं वर्ण स्त्रियों, स्वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सामान्य की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रामग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यह किसका कथन है? राल्फ वाल्डो एमर्सन, राल्फ वाल्डो एमर्सन का कथन है, जो कि बहुत सटीक कथन है। तो घनत्व की बात कर ले तो कैसे घनत्व? किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक घन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में? क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे काम करते हैं? यही वे तथ्य जिसके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या की बात करें 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। विश्व की जनसंख्या असमान्य रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज वी के क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। यह बात तो सही है। अब मुंबई को देख लो तो मुंबई में कम जो है एरिया कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं देहातों में देख लो तो जो है बिखरी हुई जनसंख्या पाई जाती है देहातों में, गाँवों में। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश में
विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। एशिया के 6 देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। ये जो है इतने देश जो हैं एशिया के हैं। अव्यवस्थित देश हैं ये सब, अव्यवस्थित देश। अव्यवस्थित देश। जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण को सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की जनसंख्या और भूमि के आकार के अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व = जनसंख्या डिवाइड बाई क्षेत्रफल। जनसंख्या का घनत्व निकल जाएगा। यह एक फार्मूला है जिसे आप याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1,50,000। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व जनसंख्या जितना दिया है उसका डिवाइड बाई क्षेत्रफल। 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है। इस तरह भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इससे का वर्ग प्रदेशों के बारे में आपको क्या पता चलता है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1 है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जो है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। और जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और नौचालन से किया जाता है। यही कारण है कि नदियाँ, घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भू आकृति की बात करें, अब दूसरा कारक है भू आकृति। भू आकृति लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इस कारण यह कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं।
अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तीसरा कारक जलवायु है। तीसरा कारक जलवायु है। अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में या से बसे हुए हैं। चौथा कारक है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? ये जो था ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक थे। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में से पहला तो था भौगोलिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में जो है खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र पदार्थों को आकृष्ट करते हैं। खनन और उद्योगों गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा जाविया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण इसका है आर्थिक कारक में एक नगरीकरण भी है। नगरीकरण नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षक लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। औद्योगिकरण एक कारक और भी है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। औद्योगिकरण औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराती है और बड़ी जनसंख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। क्या
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़-भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश से ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि भी कारण है। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष जनसंख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। कुछ आधारभूत संकल्पनाएं दी गई हैं। क्या है वो? जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या की बात करें तो वो 102.70 करोड़ को 2011 की बात करें तो 121.02 करोड़ में से घटाए तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतराल से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब तक होती है जब वास्तविक वृद्धि जन्म, मृत्यु, आप्रवास, उत्प्रवास सब सीमित रहे। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की बात करें, यह तब तक होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उस जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब तक होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं।
जन परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना जो है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक: जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर (CBR) को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर = किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म उस क्षेत्र के मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या × 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की जनसंख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की बात करें। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित मृत्यु दर = किसी वर्ष विशेष मृतकों की जनसंख्या उस वर्ष की मध्य की अनुमानित जनसंख्या × 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास की बात कर ले तो प्रवास भी एक कारक है जनसंख्या में। जन्म एवं मृत्यु के अतिरिक्त एक घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होती है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ लोगों का गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना होगा। और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। गंतव्य स्थान ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ती जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है या किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी तथा मौसमी हो सकता है। यहाँ गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव की ओर हो सकता है।
क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? अप्रवास की बात करनी। अप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास की बात करनी तो उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है जो है इसे याद कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? क्यों नहीं? बेहतर लोग आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों दो समूह हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या है? बेरोजगारी, सहन रहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारक उद्भव के स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। आकर्षक कारक की बात करें। आकर्षक कारक काम को बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांत व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले से की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। जनांकीय संक्रमण क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अस्थायी से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तन होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार नगरीय, औद्योगिक और ग्रामीण खेतिहर किस प्रकार एक जनांकीय संक्रमण कर रहे हैं। यहाँ से खेतिहर से जो है ग्रामीण खेतिहर जनांकीय संक्रमण करके नगरीय, औद्योगिक बन रहे हैं। यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है।
यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये है जो है चढ़ाव दिया गया है। इधर जो है देशों के नाम दिया गया है। बांग्लादेश, पेरू, श्रीलंका। बांग्लादेश यहाँ है, पेरू यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, कनाडा, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त जन्म दर किस तरह बढ़ रही है आप देख सकते हैं। जन्म दर जो है यहाँ से उठी यहाँ पर चली गई, यहाँ से इस समय तो यहाँ से जन्म हो रही है, जन्म दर अधिक विस्तृत होती है, हो रही है। अवस्था की बात करें तो निम्न उतार चढ़ाव है, निम्न उतार चढ़ाव। इसके अलावा चित्र को समय के अनुसार जो है जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मातृत्वता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्य होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता की ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, स्वच्छता में सुधार के साथ मातृत्वता में कमी आती है और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाली शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मातृत्वता दोनों अधिक घट जाते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्ण परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जननांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों को जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने की मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस
थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा 1798 में जो है कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। उसके बाद प्रश्न अभ्यास है जो है हम जो है अगले वीडियो में इस सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।